हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत दीक्षित आज डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी वर्णमाला के पार्ट 3 को। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला के 2 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज ये जो पार्ट 3 है ये हमारा वर्णमाला को लेके लास्ट पार्ट होगा। तो बहुत ही ध्यान से हमें ये वीडियो देखना है और इस पार्ट के बाद वर्णमाला में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपसे पूछा जाए और आपको ना आता हो। और एग्ज़ाम पर्पज़ से ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आज का जो पार्ट होगा ये आपके लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी वर्णमाला को लेकर। क्लियर है इतनी बात? तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नया है, वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं ऐसा हिंदी वर्णमाला के भाग 3 में। देखिए, हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमने देखिए पहले ही हेडिंग लगा रखा है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों की स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपके लिए एक जीभ बनाई है। ये जीभ क्यों बनाई है? देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि भाई पश्च, अग्र, मध्य के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जब मुखाकृति के आधार पर स्वरों की स्थिति व्यक्त की गई थी तो वहाँ पर क्या देखा गया कि जो पश्च स्वर बोले जाते थे वो पश्च स्वर जीभ के अग्र भाग के सहायता से बोले जाते थे। वहीं अगर अग्र स्वर की बात करें तो वो जीभ के पश्च भाग से यानी कि पीछे के भाग की सहायता से बोले जाते थे। और मध्य का तो देखो पोजीशन चेंज ही नहीं है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई पश्च, अग्र और मध्य क्या है। ठीक है, कि जीभ जब जीभ का अगले हिस्से की सहायता से, आगे के हिस्से की सहायता से जो हम वाक्य बोलें, जो स्वर बोलेंगे वो स्वर पश्च स्वर होंगे। ठीक है, और अग्र स्वर कौन होंगे? जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाएंगे। मध्य स्वर कौन से होंगे? जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम, एक प्यारा सा डायग्राम आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है और ये डायग्राम आज के पार्ट में पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो डिस्कस ही इसी डायग्राम के चारों ओर होता रहेगा, क्योंकि जितना भी हम डिस्कस करेंगे आज वो सब कुछ इसी डायग्राम में लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इस डायग्राम को समझना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बशर्ते आप अगर पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपके लिए दावा करता हूं कि आज के सिखाए हुए किसी भी पार्ट में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर कुछ समस्या होती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करें, हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं। चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं। देखिए, एक जगह मैंने लिखा हुआ है आपके लिए अग्र स्वर और एक तरफ लिखा हुआ है पश्च स्वर। एक तरफ लिखा है अग्र स्वर और एक तरफ लिखा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर और पश्च स्वर के बारे में तो मैंने आपको अभी बता दिया है। फिर मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में मध्य या केंद्रीय स्वर। तो अग्र, मध्य और पश्च स्वर की चर्चा हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अग्र स्वर को हम एक नाम और देते हैं, वो नाम देते हैं वर्तुल। क्या नाम देते हैं? वर्तुल और कहा जाता है। अग्र स्वर को क्या कहा जाता है? अग्र स्वर को वर्तुल स्वर भी कहा, अग्र स्वर को अवर्तुल कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है? अवर्तुल। अवर्तुल का मतलब क्या होता है? देखिए, अवर्तुल का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय हमारा मुख वृत्ताकार ना हो, यानी कि गोल ना बने। गोल ना बने तो वो कौन से स्वर होंगे? अग्र स्वर। और ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय हमारा मुख जो है, मुख की आकृति जो है वो गोल हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, तो वो कौन से स्वर होंगे? वो पश्च स्वर होंगे। इतनी बात क्लियर है कि भाई इसीलिए अग्र स्वर को अवर्तुल और पश्च स्वर को वर्तुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तुल। क्लियर है? अग्र स्वर को अवर्तुल और पश्च स्वर को वर्तुल भी कहा जाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई वर्तुल स्वर बताएं या अवर्तुल स्वर बताएं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है वर्तुल और अवर्तुल के बारे में भी। क्लियर है इतनी बात? चलिए हम लोग देखते हैं। अब आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है संवृत, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई संवृत का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। और वहीं विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है खुला, यानी कि ओपन। तो संवृत का मतलब होता है बंद और विवृत का मतलब होता है खुला। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संवृत स्वर वो स्वर होते हैं जब आप उनको बोलेंगे तो आपका मुख जो होगा वो बंद रहेगा, यानी बिल्कुल ना के बराबर खुलेगा।
ठीक है ना। समृद्ध स्वर को उच्चारित करते समय मुख जो होगा वो आपका बिल्कुल ना के बराबर खुलेगा। अर्ध समृद्ध स्वर हो यानी कि आधा बंद। आधा बंद का मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा खुल जाएगा मुंह। अर्ध समृद्ध स्वर को जब आप उच्चारित करोगे तो इन स्वरों को उच्चारित करते समय आपका मुख जो होगा वो थोड़ा सा खुल जाएगा। वहीं अर्ध विब्रत स्वर की बात करें तो इनको उच्चारित करते समय आपका मुख जो होगा, तो सबसे पहले समझो विब्रत का मतलब था खुला, विब्रत का मतलब खुला था, इसका मतलब अर्ध विब्रत का मतलब होगा आधा खुला, यानी कि आधा मुंह खुल जाएगा। कब? जब आप अर्ध विब्रत स्वर के स्वरों को उच्चारित करोगे, ठीक है। और विब्रत स्वर में आपका पूरा मुख खुल जाएगा। जैसे आप बोलो आ जब आप बोलोगे तो आपका पूरा मुख खुल जाएगा, तो इसलिए आ को किस में रखा गया है? विब्रत स्वर में। क्लियर है इतनी बात? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, इस डायग्राम की मदद से कुल 16 भाग बनते हैं, कुल 16 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो हमसे पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हो ये डायग्राम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हर एक भाग को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं, पहला भाग जो होगा वो पूछा जाएगा आपसे कि भाई अग्र स्वर या वर्तुल स्वर क्या है, अग्र स्वर या अवर्तुल स्वर क्या है। तो अग्र स्वर या अवर्तुल स्वर जो होते हैं वो आपके होते हैं ई, ए और ऐ। क्लियर है इतनी बात? ई, ए और ऐ ये होते हैं आपके अग्र या अवर्तुल स्वर। वहीं अगर मैं कहूँ पश्च या वर्तुल स्वर कौन से होंगे, तो आप देख सकते हो ये लिखे हुए हैं, ये सारे स्वर जो है वो पश्च या वर्तुल स्वर हैं। उ, ओ, औ, आ और आ। तो जब आप उनको बोलोगे, उच्चारित करोगे, तो भी आप देख सकते हो कि आपका मुख जो है, मुखाकृति जो है वो वृत्त हो जा रही है, यानी कि गोल हो जा रही है पश्च स्वरों को बोलते समय। इसलिए इनको एक नाम और दिया गया है, क्या? वर्तुल स्वर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, समवृत्त स्वर की अगर हम चर्चा करें तो समवृत्त स्वर आपके कौन कौन से होंगे? ई, उ, ऊ। ये 4 जो स्वर होंगे वो आपके समवृत्त स्वर कहलाएंगे। ई, उ, ठीक है। अर्ध समवृत्त स्वर की बात करें तो अर्ध समवृत्त स्वर आपके 2 होंगे, ए और ओ। ए और ओ जो होंगे वो आपके अर्ध समवृत्त स्वर होंगे। वहीं अर्ध विब्रत स्वर की चर्चा करें तो अर्ध विब्रत स्वर आपके 4 हो जाएंगे। देखिए ए, आ, आओ, आ। यहाँ आप देख सकते हो जब आप इन स्वरों को उच्चारित कर रहे होंगे तो आपका मुख आधा खुल रहा होगा, इसलिए इनको अर्ध विब्रत स्वर में रखा गया है। ए, आ, आओ, आ। क्लियर है इतनी बात? विब्रत स्वर की चर्चा करें तो विब्रत स्वर सिर्फ एक होता है, वो होता है आ। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, वो हमने डिस्कस किया है कि भाई अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, मध्य केंद्रीय स्वर क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, अर्ध विब्रत स्वर और विब्रत स्वर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्न यानी 7 भाग तो हमने यहाँ से क्लियर कर लिए। बाकी 8वां भाग क्या बनेगा, आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब इनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बताइए आप अग्र समवृत्त स्वर क्या है, मैं आपसे कहूँ अग्र समवृत्त स्वर क्या है, तो देखिए एक कॉम्बिनेशन बन गया है अग्र समवृत्त स्वर का। और अग्र समवृत्त स्वर आपसे जब पूछा जाएगा तो ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई ये आपके अग्र समवृत्त स्वर कहलाएंगे। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अग्र अर्ध समवृत्त स्वर क्या होगा, बताओ अग्र अर्ध समवृत्त स्वर क्या होगा, तो आप कहेंगे ए जो होगा वो आपका अग्र अर्ध समवृत्त स्वर होगा। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई अग्र अर्ध विब्रत स्वर बताएं, अग्र अर्ध विब्रत स्वर क्या होगा, तो आय जो होगा वो आपका अग्र अर्ध विब्रत स्वर होगा। वहीं कहूँ अगर मैं कि अग्र विब्रत स्वर बताएं, अग्र विब्रत स्वर, अग्र विब्रत स्वर क्या होगा, तो देखिए क्या अग्र विब्रत स्वर में कुछ लिखा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि इनमें से अग्र विब्रत स्वर क्या है, लिखा हुआ हो ई, ए, ऐ, ओ, आओ, और एक लिखा हो इनमें से कोई नहीं, या एक लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे। और अगर एक लिखा हुआ है कि कोई नहीं, तो आप कोई नहीं पे टिक करोगे। ठीक है ना, क्योंकि अग्र विब्रत स्वर कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है अग्र विब्रत स्वर में। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब मैं बात करूं, अगर मैं कहूं अगला भाग क्या बनेगा, तो अभी देखिए मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया। मैंने कहा अग्र स्वर मैंने डिस्कस कर लिया, पश्च स्वर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मध्य केंद्रीय स्वर डिस्कस कर चुका हूँ, समवृत्त स्वर बता दिया है, अर्ध समवृत्त स्वर बता दिया है, अर्ध विब्रत स्वर बता दिया है, विब्रत स्वर बता दिया है। तो 7 क्वेश्चन तो ये हो गए। 8वां क्वेश्चन मैंने बताया कि भाई अग्र समवृत्त स्वर क्या होंगे। 8वां क्वेश्चन मैंने क्या बताया है? 8वां क्वेश्चन बताया अग्र समवृत्त स्वर, यानी कि 8वां ये हो गया। 9वां बताया अग्र अर्ध समवृत्त स्वर।
क्लियर है। तो नौमा क्या बताया है, अग्र, नौमा बताया है मैंने, नौमा बताया अग्र अर्ध समृद्ध स्वर, तो ये नौमा हो गया। क्लियर है इतनी बात। और अगर मैं यही कहूँ अग्र अर्ध विभ्रत स्वर तो 10वां हो जाएगा, और अग्र विभ्रत स्वर तो वो 11 हो जाएंगे। तो कुल 11 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12वें क्वेश्चन को। तो देखिए 12वां क्वेश्चन जो होगा वो होगा पश्च समृद्ध स्वर। क्या होगा, पश्च समृद्ध स्वर। तो पश्च समृद्ध स्वर कौन कौन से होंगे आपके, पश्च समृद्ध स्वर होंगे आपका उ और ऊ, उ और ऊ, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके पश्च समृद्ध स्वर हो जाएंगे। वही 13वां क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा पश्च अर्ध समृद्ध स्वर। क्या बनेगा, पश्च अर्ध समृद्ध स्वर, तो वो होगा आपका ओ। क्या होगा आपका, ओ होगा, पश्च अर्ध समृद्ध स्वर आपका ओ होगा। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि पश्च अर्ध विभ्रत स्वर क्या होगा, पश्च अर्ध विभ्रत स्वर क्या होगा, तो आप कहेंगे आओ और आ। आओ और आ जो होगा वो पश्च अर्ध विभ्रत स्वर होगा। इसी प्रकार जब आपसे पश्च विभ्रत स्वर पूछा जाए, पश्च विभ्रत स्वर पूछा जाए तो आ जो होगा वो क्या होगा, पश्च विभ्रत स्वर होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, यानी 15 भाग डिस्कस कर लिए हैं। मैंने इसकी एक सूची भी बनाई है, मैं वो सूची आपको अभी दिखाऊंगा। अभी मैं केवल और केवल ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एक बार ग्राफ समझ में आ गया तो फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। किसी भी तरीके के क्वेश्चन इससे बने आपको कोई समस्या नहीं रहेगी इन क्वेश्चन के आंसर को बताने में, और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया। तो आप समझ के चल सकते हैं कि ग्राफ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए 16वां भाग हमसे जो पूछा जाता है वो भाई बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा नहीं कह सकते हैं, ये कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने के कई चांस रहते हैं। देखिए जो 16वां और आखिरी पार्ट जो इससे बनता है वो बनता है कि भाई मध्य अर्ध विभ्रत स्वर क्या होगा। देख सकते हैं आप लोग, आपसे पूछा है मध्य अर्ध विभ्रत स्वर क्या होगा, तो आप कहेंगे आ। छोटा आ जो होगा वो मध्य अर्ध विभ्रत स्वर होगा। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ से मैंने देख लिया है। अब मैं आपको पूरी एक सूची दिखाता हूं कि भाई 16 के 16 भाग होंगे कौन कौन से और उनके अंदर क्या क्या आएगा। देखिए चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग 16 भाग। पहला भाग तो देखिए मैंने लिख दिया है कि भाई अग्रस्वर या अवर्तुल, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया अवर्तुल क्या होता है, ठीक है। अवर्तुल की डेफिनेशन क्या है। अग्रस्वर कौन कौन से थे, ग्राफ से हमने देखा था ई ए और ए, ये क्या थे, अग्रस्वर। मध्य केंद्रीय स्वर क्या था आपका, छोटा आ। वर्तुल का मतलब बता दिया है, वर्तुल का मतलब गोलाकार, ठीक है। वर्तुल या पश्च स्वर की बात करें तो ग्राफ से देख सकते हो आप लोग क्या क्या थे, ओ आओ आ और आ। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही हम बात करें समृद्ध स्वर की, तो समृद्ध स्वर ग्राफ से हमने देखे थे क्या थे, ई उ, ठीक है ना। समृद्ध स्वर क्या थे, ई उ। ऐसे अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें तो था ए और ओ, अर्ध समृद्ध स्वर था। अर्ध विभ्रत स्वर की बात करें तो अर्ध विभ्रत स्वर की जब हम चर्चा करेंगे तो आए, आ, आओ और आ। ये आ जो है आगत स्वर है। क्या है, आगत स्वर। अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। विभ्रत स्वर क्या है, विभ्रत स्वर बड़ा आ, ठीक है। अग्र समृद्ध स्वर देख लीजिए, छोटी ई और बड़ी ई, ये थे आपके अग्र समृद्ध स्वर। पश्च स्वर क्या थे, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अग्र अर्ध समृद्ध स्वर क्या निकला था, ए निकला था। पश्च अर्ध समृद्ध स्वर ओ। अग्र अर्ध विभ्रत स्वर आय। पश्च अर्ध विभ्रत स्वर आओ और आ। क्लियर है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा है अग्र विभ्रत स्वर, तो मैंने अभी बताया था ग्राफ से कि अग्र विभ्रत स्वर देख लीजिए एक बार और। अग्र विभ्रत स्वर क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है इसका मतलब है कि अग्र विभ्रत स्वर क्या होगा, नहीं होगा। देखिए लिख रखा है क्या, नहीं। क्लियर है इतनी बात, यानी कुछ नहीं है अग्र विभ्रत स्वर। तो 15वां भाग देख लीजिए। 15वां भाग मैंने बताया पश्च विभ्रत स्वर क्या था, आ। और मध्य या अर्ध विभ्रत स्वर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो क्या है, छोटा आ। क्लियर है इतनी बात। तो जो ग्राफ से मैंने सीखा था उसकी पूरी एक लिस्ट मैंने बना के आपको बता दी है, और आपको ये पूरा नोट्स मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी दूंगा, तो आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो बस आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आपका सिर्फ एक काम है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, ठीक है, जिससे कि ये वीडियो और ये जो कॉन्सेप्ट है वो
अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। क्लियर है इतनी बात? तो मुझे नहीं लगता है वो आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन रही होगी। समवृत स्वर क्या है, अर्ध समवृत स्वर क्या है, अर्धविभ्रत स्वर क्या है, विभ्रत स्वर क्या है, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना? ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और ग्राफ से 16 भाग कौन कौन से बन रहे हैं ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है एक बार में तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए। ठीक है ना? चलिए एक फ्रेंड्स इसमें लास्ट चीज़ रह जाती है। मैंने बताया था कि मैं आगस स्वर के बारे में चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है आगस स्वर। आगस स्वर क्या होते हैं कि देखिए हिंदी वर्णमाला के स्वर नहीं है, ये लिया गया स्वर है, यानी आया है। आगत का मतलब आना, ये कहीं से आया है। तो ये इंग्लिश भाषा का वर्ड है जो वहाँ से आया है। देखिए आ जो होता है आ को अगर मैं देखूं तो यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए अगर मैं बोलूँ हॉस्पिटल, क्या बोलूँ? हॉस्पिटल, तो आप करोगे हॉ, यानी आ रहा है कि नहीं? हॉस्टल, यहाँ पे भी देखिए आ रहा है। और कॉलेज, वहाँ पे भी क्या आ रहा है? आ रहा है। तो देख सकते हैं कि आप इंग्लिश वर्ड जब आप हिंदी में बोलते हो तो वहाँ पे आपको शब्द मिल जाएगा अधिकतर। तो ये आगस स्वर है। अगर मैं बात करूँ तो ये आ और ओ के बीच का स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आ और ओ के बीच के स्वर कहा जाता है किसे? ओ को। ठीक है? तो फ्रेंड्स बताइए कैसी लगी आपको आज की क्लास? आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी है क्लास, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो आज इस पार्ट 3 के बाद हिंदी वर्णमाला आज आपकी कंप्लीट होती है। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन आपसे रहेगा। और ये देखिए इन भाग से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक बता दूं जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब आप किसी पुस्तक से पढ़ते हैं, किसी किताब से पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें संभव नहीं है कि एक ही जगह पे एक ही पुस्तक में आपको मिल जाए। ठीक है? तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको तरह तरह से हर जगह से लाकर कंटेंट एक जगह पर एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए। मैंने वही काम किया है। मैंने हर जगह से कंटेंट को उठाया है जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है, और मैंने उसको उठाकर आपको 3 वीडियो समराइज़ करके दे दिया है। और मैंने वो 3 वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाई हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं, जिससे कि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलें और आपको बोरियत भी महसूस ना हो। अगर मैं यही वीडियो 2 घंटे या 3 घंटे की बना देता तो आपको उसमें कोई लाभ नहीं होता। ठीक है ना? आप बंद कर देते, आपको समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए छोटी छोटी वीडियो में मैंने समझाया, और आप देख सकते हो कि आज हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3 के बाद हमारी पूरी वर्णमाला कंप्लीट होती है। ठीक है? आपको अगर कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और समझाने का ये तरीका आपको कैसा लगा ये भी आप हमें बताइए, जो मैंने आज आपको ये तरीका दिखाया है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। संज्ञा स्टार्ट करेंगे अब हम लोग, क्योंकि देखो मैंने लेखपाल का आपको सिलेबस डिस्कस कराया था। उस सिलेबस में देखिए पहला ही आपका वर्णमाला था, दूसरी थी संज्ञा। तो हम लोग संज्ञा यानी कि नाउन को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग तैयार रहें। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि सब घर पर सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और इस महामारी से बच रहे होंगे, क्योंकि बचाव ही एक समाधान है ऐसी बीमारी से निपटने के लिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।